हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन करेंगे फिर से। जो हमने किया था पिछले वीडियो में क्वेश्चन उससे आगे है। ये है पहला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। तो मान लेते हैं कि धारा आपका इधर है, इसको I से संकेत करते हैं, और आपका वोल्टेज इधर है, V से संकेत करते हैं। दोनों के बीच कालांतर का मतलब होता है दोनों के बीच कितना एंगल का डिफरेंस है, ठीक है ना। दोनों के बीच में जो V और I है उसके बीच में कितना कोण का भिन्नता है, दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, ये कालांतर हो जाता है। अब कह रहा है कि धारा का बाटहीन घटक, इसका बाटहीन घटक, तो बाटहीन का मतलब होता है जिधर कोई भी पावर लॉस, पावर नहीं हो। पावर, और पावर कैसे बनाते हैं, पावर जिसको हम आप कहते हैं शक्ति, और शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वाट होता है। इसलिए वाटहीन कहने का मतलब है शक्ति किधर नहीं होगा। शक्ति पावर जिसको आप बोलते हैं ना, शक्ति पावर को बोलते हैं। तो पावर बराबर क्या होता है, पी, जिसको पी से संकेत करते हैं, तो ये होता है V गुना I। इसका मतलब I का जो कंपोनेंट V की दिशा में नहीं होगा, वो यहाँ पे I का जो कंपोनेंट V के साथ नहीं गुना होगा वो वाला बाटहीन घटक होगा। अब जैसे I का ये वाला, ये I है, तो I का एक घटक V के दिशा में होगा, तो V के दिशा में एक घटक होता है इस तरीके से। अगर इसको I के ऊपर ये वाला माने और इसका एक परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में इस तरीके से बना दे, है ना, V के ऊपर परपेंडिकुलर, तो I का एक घटक इधर हो जाएगा V cos फाई, है ना। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था सदिश में कि कोई भी वेक्टर किसी के साथ अगर कोण बनाता है तो उधर उसका कॉस कंपोनेंट होता है, और दूसरा जो इधर बचा रह गया है ना, ये वाला, ये होता है साइन किसका, तो आई का हम निकाल रहे हैं। आई भी के साथ बना रहा है कौन सा कोण, तो फाई। तो आई का जो एक अवयव होगा वो भी की दिशा में कॉस, और दूसरा अवयव हो जाएगा इधर जो बचा रह जाएगा वो साइन। साइन फाई यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर मिटा दूं अब यहाँ पे, जैसे कि आपको साफ साफ दिख जाए, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो आई है ना, ये एक दिशा है, इसके लंबवत दिशा हमने ये बना दी। तो दो अगर लंबवत दिशा होता है, एक वाला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। तो ये दोनों जो उस कहा जाता है, इन दोनों को वो कहा जाता है आयताकार घटक, ठीक है ना। ये आयताकार घटक होता है जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है, मतलब एक दूसरे से ये 90 डिग्री पे होना चाहिए आयताकार घटक। अब उसमें इन दोनों आयताकार घटक का मान निकलता है कैसे, तो कोई भी सदिश जो है इसके साथ अगर कोण बना रहा है, मान लेते हैं ये आई को थोड़ी देर के लिए कि आई जो है इसके साथ कोण बना रहा है, विद्युत धारा इसके साथ कोण बना रहा है, जबकि ये सदिश राशि नहीं है, लेकिन मान के चल रहे हैं क्योंकि आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा मानना पड़ता है कि आई का डायरेक्शन भी के साथ कितना है। तो आई इसके साथ फाई कोण बना रहा है ना। तो आई का जो अवयव होगा जिसके साथ कोण बना रहा है उधर कॉस वाला अवयव होगा आई का, तो इसको लिखेंगे आई कॉस फाई। और जो बचा रह गया उसको बोलेंगे आई साइन फाई, तो इसको बोलेंगे आई साइन फाई। अब बताइए, वोल्टेज तो इधर ही था, वोल्टेज इधर हो गया और ये विद्युत धारा इधर हो गया, दोनों को गुना करिएगा तो पावर आ जाएगा ना, क्योंकि पावर जो होता है, शक्ति जो होता है, वो शक्ति को बोलते हैं V गुना I। तो अगर इस दिशा में V की दिशा में निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, V गुना I cos फाई। तब तो शक्ति निकल गया, और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, तो यहाँ वाट लिखेंगे, तो V गुना I cos फाई वाट हो जाएगा। लेकिन इधर अगर निकालें हम तो इधर क्या है, ये P1 मान लेते हैं, तो P2 की क्या हो जाएगा भाई, तो इधर I साइन फाई तो है, लेकिन इधर तो वोल्टेज नहीं है, इधर वोल्टेज नहीं है ना, इधर कुछ नहीं है, वोल्टेज मतलब जीरो है, तो ये जीरो होगा। और जीरो वाट होने का मतलब क्या हो गया, वाटहीन, है ना। वाटहीन है ही, मतलब शक्ति जो है वो नहीं उधर खर्च हो रहा है, पावर लॉस नहीं हो रहा है, तो क्या लिखता है, धारा का वाटहीन घटक। तो ये वाला जो, ये जो धारा जहां जिधर बहेगी उधर कोई शक्ति व्यय नहीं होगा, क्योंकि इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है या कोई वोल्टेज
इधर नहीं है उसका घटक, तो इसका मतलब हो गया बाटहीन घटक कौन सा हो गया, तो जो वोल्टेज, ध्यान रखना है वोल्टेज की, जो वोल्टेज के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है जो घटक, वोल्टेज इधर है ये भी, इसके जो परपेंडिकुलर जो घटक होगा उसी को वाटहीन घटक कहते हैं, क्योंकि इसके साथ गुना करिएगा, है ना, तो वाट तो इधर है और आई साइन थीटा इधर है, दोनों एक डायरेक्शन में होगा तभी गुना होगा, इसलिए वो जीरो हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि साई साइन थीटा जो साइन फाई है यहाँ पे दोनों के बीच का कोण, उसको हम बाटहीन घटक बोलेंगे, तो आंसर होगा बाटहीन घटक, इसको बोला जाएगा आई साइन फाई, बाटहीन घटक। दूसरा क्वेश्चन, यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R तथा CR की बीमा क्या होगी। तो L/R और CR दोनों जो है क्या होता है उसको अभी बता रहे हैं आपको। तो आपने पढ़ा था क्या कि जो किसी भी अगर परिपथ में, है ना, जो किसी परिपथ में अगर आपका केवल इंडक्टर है, केवल इंडक्टर, ठीक है ना, जिसको प्रेरकत्व तो बोलते हैं, और ये किसी वोल्टेज से जुड़ा हुआ है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ये बदलने वाला है, पिछले वीडियो में बता दिए थे कि ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रतिबाधा, मतलब ये जो प्रेरकत्व जो होता है, ये जो प्रतिबाधा उत्पन्न करता है, ठीक है ना, जिसको रिएक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना, धारतीय प्रतिबाधा और ये प्रेरकत्व प्रतिबाधा जो होती है, प्रेरकीय मतलब इंडक्टर, रिएक्टिव इंडक्टेंस जो उसको बोलते हैं, प्रतिबाधा जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो इसको बोलते हैं ओमेगा एल, ठीक है ना। मतलब ये जो है ओमेगा एल जो होता है वो किसका प्रतिबाधा का मतलब रेजिस्टेंस, एक तरीके से बोल सकते हैं इसको रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, प्रतिबाधा को रेजिस्टेंस तो से प्रतिरोध बोला जाता है, लेकिन प्रतिबाधा जो है वो एक रेजिस्टेंस का ही काम करता है, तो ये प्रतिरोध ही होता है ना। तो प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, ओमेगा एल का जो मात्रक होगा वो ओम हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध है कहने का मतलब आर है, तो ये मात्रक जो होता है वो ओम होता है, आर का भी होता है, इसका भी ओम ही मात्रक होता है, ठीक है ना। तो अब तो कह रहा है आपसे एल बटा आर का बताइए बीमा, तो मैं क्या करता हूँ, ये एल बटा आर है, मैं क्या करता हूँ इसको ओमेगा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओमेगा एल बटा ओमेगा आर, दोनों गुना कर दिया, तो आपको पता है ओमेगा एल क्या है, तो रेजिस्टेंस है, अभी बताया था ओमेगा एल क्या है, प्रतिबाधा है, तो आर आर हो गया ओमेगा, ओमेगा एल को लिख दिया मैंने प्रतिबाधा, तो आर से आर कट गया, ये हो गया 1 बटा ओमेगा, और 1 बटा ओमेगा तो आपको पता है कि ये ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1 बटा ओमेगा क्या होगा, टाइम हो जाएगा, इसको आप ये लिखते हैं 1 बाई ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बटा टी, तो ये टी ऊपर चला जाएगा, मतलब 1 बटा 2 पाई और गुना टी ऊपर चला जाएगा, मतलब टाइम आ गया। तो 2 पाई तो कोई इकाई रखता नहीं है, मतलब टी इकाई रखेगा, तो एल बटा आर की इकाई क्या हो गई, टी की इकाई हो गई, मतलब समय की इकाई हो जाएगी, मतलब एल बटा आर का जो डायमेंशन होगा, इसका जो बीमा होगा, एल बटा आर का जो बीमा होगा, बीमा ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा m0 l0 t, ये हो जाएगा, है ना। और इकाई अगर पूछे, यूनिट पूछे, तो इकाई क्या हो जाएगा, सेकंड, समय सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, एस जिसको बोलते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो एक हो गया आपका एल बटा आर, दूसरा है सी आर, तो सी आर कैसे निकालेंगे, तो सी आर भी अगर मेरे पास सी आर है, तो सी आर को भी हम क्या करते हैं, इसको ओमेगा से गुना कर देते हैं, ठीक है ना, ओमेगा सी आर बटा ओमेगा कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यू ओमेगा सी है ना, उसमें इसको 1 बटा ओमेगा सी जो होता है, ठीक है ना, आपने पढ़ा था कि जब इसी आर के जगह पे केवल यहाँ कैपेसिटर ले लें और यहाँ पे हम इसी तरीके से E बराबर E0 cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी लगा दें, ये धारिता ले लिया, संधारित्र ले लिया, तो इसका जो प्रतिबाधा होता है ना, धारतीय प्रतिबाधा बोलते हैं, इसको मिटा देता हूँ तो हो ही गया आपका,
तो इसको मिटा देते हैं। तो इसकी प्रतिबाधा जो होती है उसको धारतीय प्रतिबाधा बोलते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कर सकते हैं धारतीय, और ये होता है एक्स सी, जिसको हमने कहा था 1/ω c होता है। तो ये प्रतिबाधा है, तो ये भी क्या हुआ, प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। प्रतिरोध है ये, प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, आर के बराबर। तो देख लीजिए 1/ω c जो है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/ω c बराबर आर। तो आर को इधर कर दीजिए, ओमेगा सी को उधर कर दीजिए, तो हो गया 1/r बराबर ओमेगा सी। हो गया ना। इस ओमेगा सी का मान 1/r यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं। तो ये तो आ ही गया आपका मान। तो ये यहीं पे अगर मैं लिख दूं यहाँ से कि 1/, ये ओमेगा सी का मान हो गया 1/r, तो यहाँ पे 1/r ओमेगा सी इसका मान रख दिया, और r ऊपर में है तो इंटू आर बटा नीचे ओमेगा है, तो रह गया आर से आर कैंसिल हो गया 1/ω। तो 1/ω यहाँ भी आ रहा है, 1/ω पहले भी आया, इसका मतलब ये भी समय ही है। 1/ω जो आ रहा है ये भी समय ही है। और आपका जो मान है, जो इसका L/R का जो बीमा आया m0 L0 t, इसका भी वही बीमा आएगा, CR है। हाँ, तो CR का बीमा जो है बहुत पूछा जाता है, ये m0 L0 t होगा, इकाई वही सेकेंड होगा। मतलब L/R और CR क्या है, समय है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, टाइम है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17। LCR श्रेणी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, LCR श्रेणी क्रम में कोणीय आवृत्ति ओमेगा का कोणीय आवृत्ति एक एसी स्रोत से जुड़ा है, तो धारा का शिखर मान किस स्थिति में महत्तम होगा। अब बताइए, आपको मैंने कहा था कि LCR जो होता है, L हो गया, ये C हो गया, ये R हो गया, पिछले वाले वीडियो में बताया मैंने। और ये जुड़ा हुआ है किससे, तो वोल्टेज से जो बदल रहा है, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, LCR। तो मैंने कहा था इसकी प्रतिबाधा को Z से संकेत करते हैं, LCR श्रेणी क्रम में जो सर्किट होती है उसकी प्रतिबाधा को, और वो आता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आता है प्रतिबाधा, ठीक है ना। ये तो हो गई प्रतिबाधा। तो करंट जो है, कह रहा है LCR श्रेणी क्रम में जो करंट है, धारा का शिखर मान कब प्राप्त होगा। तो आपको यहाँ जो करंट आता है इसके अंदर, मतलब ये करंट यहाँ से बैटरी से निकलेगा तो इसके अंदर करंट जनरेट होगा, तो वो करंट का मान क्या होना चाहिए, प्रतिबाधा I बराबर जो शिखर मान होगा, तो शिखर मान तो आपका वोल्टेज का E0 है, तो E0 बटा Z ये हो जाएगा, है ना। I का शिखर मान कब प्राप्त होगा, जब E0 बटा Z होगा, क्योंकि I भी अगर ये वोल्टेज चेंज होता है तो करंट भी चेंज होता है, तो करंट का भी मान आता है बदलता हुआ, लेकिन शिखर मान तो I0 होगा, तो I0 क्या होगा, इसके महत्तम मान, इसका जो सबसे बड़ा मान होगा वो, और बटा प्रतिबाधा जो कि रेजिस्टेंस ही है, प्रतिरोध ही है, इसका नाम यहाँ पे प्रतिबाधा बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। अब ये जो है क्या कहते हैं, E0 तो आपका ये वाला वैल्यू हो गया, और नीचे Z है, ठीक है ना। अब Z में R² और ये वाला मान है, तो इसमें अगर ये दोनों मान जो है ना, ये E0 बटा Z जो है, उसमें Z का मान जब R के बराबर हो सकता है, ये वाला, तब ये I0 शिखरतम मान होता है, मतलब महत्तम मान होता है, ठीक है ना। तो I0 का मान सबसे ज्यादा कब होता है, जब ये Z का मान R के बराबर हो जाए, ठीक है ना, ये महत्तम मान होता है तब। और उसके लिए LCR जो है, उसके लिए क्या होना चाहिए, तो Z की वैल्यू R कब होगी, जब XL बराबर XC होगा, ठीक है ना। मतलब Z की वैल्यू R केवल होगी, तो देखिए दिखाते हैं आपको, यदि XL बराबर XC हो जाए, XC हो जाए, तो यहाँ पे देख लीजिए Z बराबर क्या हो जाएगा, √R² प्लस XL माइनस XC है, तो XL ही हो जाएगा, क्योंकि हमने ये कंडीशन लिया है, तो 0 ये हो गया। तो क्या आ गया, √R² बराबर R हो गया, मतलब Z बराबर R हो जाता है।
और z बराबर r अगर हो जाता है ये, तो ये अभी कहा बताया महत्तम मान होता है करंट का इसके अंदर। इसका मतलब XL बराबर XC होगा तब इसका मान, तो किस स्थिति में होगा, तो XL बराबर XC होगा तब। और XL क्या होता है, तो ओमेगा L, XC क्या होता है, तो 1/ओमेगा C। इसको कहते हैं प्रेरकीय प्रतिबाधा और इसको कहते हैं धारतीय प्रतिबाधा, ठीक है ना। और ये हो गया आपका, इसको इधर ले आइए तो ओमेगा बराबर 1/LC, ये आपका कंडीशन हो गया। इस कंडीशन में आई नॉट का मान शिखर होगा और इसी को अनुनाद की स्थिति कहते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। अनुनाद की स्थिति तभी प्राप्त होती है जब ओमेगा स्क्वायर का मान 1/LC के बराबर होता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि ओमेगा बराबर 1/LC होता है तो अनुनाद की स्थिति है। और पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि ओमेगा बराबर 1/LC होता है तो जो पावर फैक्टर होता है उसका मान कितना होता है। तो यहाँ पे अब इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, LR CR एवं LC परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। तो इसी से निकाल सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक केवल आप फॉर्मूला देखिए, मैं इसी फॉर्मूला से सब निकाल के दिखा दूंगा। तो इसमें तीनों है, ये ध्यान रखना है। एक प्रतिबाधा तीनों जब रहेगा श्रेणी क्रम में तो तीनों। अब कह रहा है LR, ये भी श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम ही पढ़ना है। तो LR अगर श्रेणी क्रम होगा इसका मतलब क्या है, LR रहेगा, C को हटा देंगे। तो LR जब है इसका मतलब क्या है, LR के लिए C बराबर 0 यहाँ रख दीजिए। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, √R² अब प्लस C तो है ही नहीं तो XL का होल स्क्वायर प्रतिबाधा हो गया। तो वही प्रतिबाधा पूछ रहा है आपसे, LR का प्रतिबाधा क्या होगा, तो R² प्लस XL²। इसको और लिखना है तो ऐसे R² प्लस XL का वैल्यू ओमेगा L होता है, ओमेगा L का होल स्क्वायर। तो आप केवल ये याद रखिए एक, है ना, और उससे सबका प्रतिबाधा निकल जाएगा, ठीक है ना। CR का कह रहा है तो CR में आपका L नहीं है तो L बराबर 0। L बराबर 0 का मतलब ये वाला नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, Z बराबर √R², है ना, प्लस XL 0 हो गया, माइनस XC का भी होल स्क्वायर करिएगा तो माइनस XC का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है। तो ये हो गया R² प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये हो गया XC का प्रतिबाधा। और अगर LC का प्रतिबाधा निकालेंगे तो LC में क्या है आपका R0 है, और R0 है तो क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, तो Z बराबर √0 हो गया और ये हो गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया ओमेगा L माइनस √ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये आपका आ गया प्रतिबाधा ओमेगा L माइनस √1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। और सही मायने में अगर R0 है और ये इंडक्टर और कैपेसिटर है, जब अनुनाद की स्थिति होगी तब तो ये भी ये दोनों एक दूसरे को 0 कर देगा, तब तो इम्पीडेंस ही खत्म हो जाएगा। देख रहे हैं, अगर XL बराबर XC हो जाए यदि, तो Z बराबर भी 0 हो जाएगा। तो अनुनाद की स्थिति में ये भी 0 हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस अगर 0 है मतलब आपने रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब LC को लिया ही नहीं, मतलब R को लिया ही नहीं इसमें, इस कंडीशन में। तो LC है और LC ऑसिलेशन में अगर XL बराबर XC हो जाए तो उसमें करंट तो बहेगा लेकिन प्रतिबाधा खत्म हो जाएगी। और प्रतिबाधा खत्म होने का मतलब प्रतिरोध खत्म, जो R मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रतिबाधा क्या है, प्रतिरोध ही है। हमेशा ध्यान रखना है प्रतिबाधा प्रतिरोध ही है। और जब भी प्रतिबाधा या क्या कहते हैं इंपीडेंस या रिएक्टेंस का आपसे पूछे मात्रक, तो एकदम प्रतिरोध का मात्रक होता है जिसको ओम बोलते हैं, तो ओम ही होता है। अब देख लीजिए, इसका मतलब है प्रतिबाधा खत्म हो गया, ओम खत्म हो गया। अब ओम जब खत्म होगा तो उसके अंदर करंट जब मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगा तो वोल्टेज कहाँ से, जो V = IR कहते हैं वो कैसे आएगा, या कह सकते हैं कि वाट जो होता है P बराबर V²/R या I²R। तो V तो आपका R यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है कि पावर वहां पे क्षय नहीं होता है। कहने का मतलब LC जो सर्किट है जिसके अंदर केवल L और C होता है, ये वाला, इसमें जो है LC वाले में इसमें पावर का लॉस नहीं होता है और इसीलिए वाटहीन, इसमें बहने वाले करंट को वाटहीन करंट कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वाटहीन करंट किसको कहते हैं, तो बोलेंगे कि जो LC परिपथ होता है ना, LC परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा
को कोई प्रतिबाधा का सामना करना नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि करंट जो है इसमें L से भी परपेंडिकुलर होती है और C से भी परपेंडिकुलर होती है। करंट जब चलती है तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था पहला क्वेश्चन में कि जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है तो L से के परपेंडिकुलर होती है और C के भी परपेंडिकुलर चलती है, और इस वजह से उसके अंदर LC वाला जो सर्किट होता है उसके अंदर कोई भी जो पावर लॉस है वो नहीं होता है, शक्ति का क्षय नहीं होता, और इसलिए उसमें बहने वाली धारा को वाटहीन विद्युत धारा कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है, तो वाटहीन विद्युत धारा किसको कहते हैं, एकदम ध्यान कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जरूर आएगा वाटहीन विद्युत धारा किसको कहते हैं। तो एलसी परिपथ में ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो लिखेंगे एलसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा जो प्रेरक होता है एल, जिसको प्रेरक बोलते हैं, उसके एक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसके लंबवत भी होता है, और धारिता का जो वोल्टेज होता है उसके भी लंबवत होता है, और इस वजह से उसके अंदर कोई भी वाटेज का या कोई भी शक्ति का क्षय नहीं होता, और इसीलिए उसमें बहने वाली विद्युत धारा को हम वाटहीन विद्युत धारा कहते हैं। वाट का क्षय नहीं होता मतलब शक्ति का क्षय नहीं होता, इसलिए बोलते हैं। तो ये हो गया एलसी की प्रतिबाधा। अब कह रहे हैं एलआर और एलसी का परिपथ का शक्ति गुणांक। अब देख लीजिए फिर से हम इसी से निकाले हैं, इसका शक्ति गुणांक आपको बताए थे अगर याद हो तो। इसका शक्ति गुणांक बताए थे ना, शक्ति गुणांक क्या बोलते हैं इसको, इसको पावर फैक्टर जिसको बोलते हैं, है ना, पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक। तो पावर फैक्टर जो होता है cos फाई होता है, और फाई क्या बताया था आपको, फाई कहां से निकल के आता है, तो इसको मैंने कहा था ये जो वैल्यू होता है ना, ये इस वैल्यू का मान जो है जब बनाते हैं तो एक ट्रायंगल से दिखाते हैं जिसको प्रतिबाधा त्रिभुज भी बोला जाता है, इंपीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। तो उसमें जो है ये जेड होता है ना, ये आर है, ये वाला एंगल फाई लेते हैं तो ये हो जाता है एक्स एल माइनस एक्स सी, और इससे निकलता है tan फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी बटा आर। tan फाई के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर p बटा, और ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण 90 के सामने वाला। तो सही मायने में tan फाई हो गया, तो cos फाई क्या होगा, तो cos फाई, ये इसी को कहते हैं प्रतिबाधा त्रिभुज, इसको कहा जाता है इंपीडेंस ट्रायंगल, प्रतिबाधा त्रिभुज। तो अगर प्रतिबाधा त्रिभुज बनाने आता है तो ध्यान रखिएगा कि एंगल जो बनाइएगा फाई, उसके सामने वाला एक्सएल माइनस एक्स लेंगे, नीचे आर लेंगे, और जेड, जेड का मतलब ये cos फाई क्या होगा, तो cos फाई, फाई के सामने cos फाई होता है क्या b बटा h, तो b कौन हुआ, फाई के सामने वाला लंब हो गया, तो आधार हो गया r, तो r बटा और z हो गया, और r बटा z का मतलब क्या हो गया, r बटा यही रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये है आपका पावर फैक्टर, ठीक है ना, ये cos फाई। तो cos फाई भी उसी तरीके से चलेगा। अगर आपका जो अभी मैंने बताया tan फाई cos फाई सब निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं अभी आपको कि भाई एल आर, पहला जो था एल आर के लिए निकालिए, तो एल आर के लिए तो सी जीरो हो गया, सी है ही नहीं, जीरो होने का मतलब है ही नहीं, एल आर परिपथ में सी नहीं है, तो सी हटा देंगे, कहाँ है सी। तो देख लीजिए अगर tan फाई की बात बोलेगा तो tan फाई क्या हो जाएगा भाई, सी हट गया ना, तो एक्स एल बटा आर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तीनों का है ना एक्सएल, तो एक्सएल बटा आर हो जाएगा tan फाई, मतलब tan फाई क्या हो गया ओमेगा एल बटा आर, और cos फाई उसी हिसाब से निकाल लीजिए। यहाँ पे cos फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स, एक्सएल का होल स्क्वायर, ये हो गया। और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जेड की वैल्यू तो अभी बताए थे आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, इसका जो है ना प्रतिबाधा बताए थे ना, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, tan फाई आ गया आपका। और यहाँ कह रहा है क्या भाई, तो शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक तो cos फाई को बोलते हैं, cos फाई निकाल लीजिए, cos फाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ तो भाई आसानी है ना, यहाँ तो आपको ऐसे ही निकालिएगा तो आ ही जाएगा, तो ये यहाँ ही रख दीजिए, यही फॉर्मूला में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आर बटा
सी खत्म हो जाएगा तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। या ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, tan फाई आ गया ना, तो tan फाई का ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ फाई हो गया तो फाई के सामने वाला लंब होता है तो एक्सएल हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है अपने आप आ जाएगा एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर का रूट अंडर। इसको छोड़िए, ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूजन मत रखिए। एक फॉर्मूला ध्यान रखिए जेड के लिए ये वाला, और कॉस फाई या tan फाई का फॉर्मूला ये, कॉस फाई का फॉर्मूला तो इसी से निकल सकता है प्रतिबाधा त्रिभुज से। सब के लिए देखिए एल आर का वैल्यू सी का 0 कर दिया, यहाँ भी 0 कर दिया तो ये आ गया, कॉस फाई भी आ गया, यहाँ 0 कर दिया तो tan फाई आ गया, यहाँ 0 कर देंगे तो एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरीके से सी आर बोलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये हटाएंगे, सी आर कहेगा तो एल की वैल्यू 0 कर देंगे। तो देख लीजिए इस बार सी आर कहेगा यहाँ पे सी आर, तो इसको कर देंगे एल की वैल्यू 0। एल की वैल्यू 0 करिएगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा एक्स सी बटा आर। ध्यान रखिएगा माइनस नहीं लेते, ठीक है ना। तो ये क्योंकि एक्सएल माइनस एक्ससी भी होता है, एक्ससी माइनस एक्सएल भी होता है, दोनों होता है, इसलिए जो बड़ा होता है वो माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस नहीं लेते। एक्ससी बटा एक्स 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 सॉरी एक्ससी बटा आर हो गया, एक्ससी होता है 1 बटा ओमेगा सी, तो ओमेगा सी आर हो जाएगा नीचे। और इधर एक्स एल का स्क्वायर है, ये इस बार इसको 0 कर देंगे, तार स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इस बार हो जाएगा एक्स सी का होल स्क्वायर। एकदम बहुत आसान है। आपको अगर आपने ये वाला फॉर्मूला और ये cos फाई का फॉर्मूला और tan फाई याद कर लिया तो आपसे कुछ भी पूछे tan फाई पूछ ले, फाई क्या है भाई, तो दिख रहा है आपको फाई का वैल्यू किस में है, प्रतिबाधा z और r के बीच का कोण है, प्रतिबाधा z और r के बीच का कोण है, तो tan फाई जो है ये आएगा, cos फाई ये आएगा, ठीक है ना, एकदम ध्यान रखना है। और ये cos फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं, पावर फैक्टर जिसको हमने लिख रखा है। तो सी आर ये हो गया, और एल सी का उसी तरीके से आर 0 कर देंगे, तो एल सी का आर 0 कर दीजिएगा यहाँ पे, तो सही मायने में क्या हो जाएगा यहाँ पे cos फाई की वैल्यू r 0 कर देंगे, तार बटा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। और बताया आपको कि उसके अंदर बाघहीन करंट होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो तीनों का आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती। नेक्स्ट है आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय किस अवयव में होती है। तभी बताया शक्ति व्यय किसमें होता है, तो अगर आपका केवल ओमेगा के केवल इंडक्टिव है, मतलब एल है, और केवल आर क्या कहते हैं सी है, तो इसको यहाँ लिख ही देते हैं जिससे कि आपको ध्यान हो जाए। प्रेरकत्व जो होता है, प्रेरकत्व जो इसको बोलते हैं इंडक्टर बोलते हैं, इसको एल से संकेत करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो पावर होता है लॉस नहीं होता है, ठीक है ना, P बराबर 0 होता है, ठीक है ना, शक्ति व्यय नहीं होता है। तो इसी इसमें बहने वाली विद्युत धारा को बाघहीन विद्युत धारा कहते हैं। उसी तरीके से संधारित्र जो होता है, संधारित्र जो होता है उसका धारिता C होता है, इसमें भी विद्युत धारा बहती है तो पावर लॉस नहीं होता है, ठीक है ना। तो शक्ति व्यय यहाँ भी नहीं होगा, क्वेश्चन में शक्ति व्यय किस अवयव में होती है, लेकिन जब प्रतिरोध होता है R जिसको आप बोलते हैं, तीन ही तो होता है LCR, तो प्रतिरोध में आपको पता है कि जो P होता है वो V गुना I होता है। यहाँ भी V गुना I करते हैं, लेकिन V गुना I जो होता है 0 आ जाता है जब आप निकालते हैं, तो यहाँ भी V गुना I 0 हो जाता है, मतलब VL गुना IL, यहाँ VC गुना IC, यहाँ VR गुना रेजिस्टेंस में जो करंट होता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रेजिस्टेंस का जो करंट होता है और वोल्टेज मिलकर के P बराबर भी, मतलब ये रेजिस्टेंस अगर है ना, रेजिस्टेंस को इस तरीके से बनाते हैं, और ये जो बैटरी है वोल्टेज है ना, ये बैटरी को इस तरीके से बना देते हैं। ये बैटरी आपने भी का यूज किया था, तो ये रेजिस्टेंस अगर R है तो आपको पता है कि यहाँ से करंट फ्लो करता है, और पावर लॉस यहाँ निकालते हैं तो P बराबर क्या होता है, V गुना I भी होता है ना, V गुना I या V स्क्वायर बटा R या I स्क्वायर R, ये सब पढ़े आप। इसका मतलब प्रतिबाधा में जो प्रतिरोध जो होता है उसी में शक्ति व्यय होती है, तो शक्ति व्यय केवल इसमें होती है, पावर लॉस इसमें होता है। तो शक्ति व्यय होता है P यहाँ पे 0 नहीं होता है,
P0 इसमें होता है, इसमें, इसलिए इसमें और इसमें बहने वाली जो विद्युत धारा होती है उसी को बाटहीन करंट कहते हैं, क्योंकि इसमें शक्ति का व्यय नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। बाय से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा I तथा विद्युत विभवांतर बल के बीच कालांतर क्या होता है। तो अभी आपको बताए थे कि जो I का वैल्यू है क्या पढ़े थे आपको, धारा प्रत्यावर्ती धारा अनुनाद की स्थिति में आपने क्या पढ़ा था, ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी या XL इज इक्वल टू XC, इन पढ़े। तो I नॉट क्या हो गया, E नॉट बटा Z था ना LCR में, तो E नॉट बटा Z का वैल्यू मैंने क्या कहा था, R होता है तब, क्योंकि XL माइनस Z बराबर क्या था यहाँ पे E नॉट बटा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही था। तो ये तो जीरो हो गया, तो E नॉट बटा R हो गया। तो जब ये प्रतिबाधा जीरो हो गई तो करंट केवल रेजिस्टेंस की वजह से जो है उसके अंदर जो भी होगा, तो इस अवस्था में जब XL बराबर XC हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC होता है, तो जो धारा है वो विद्युत विभवांतर के बीच है ना, जो कालांतर होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की स्थिति में, वो हमेशा जो क्या कहते हैं धारा तथा विद्युत विभवांतर बल के बीच का जो कालांतर है उसको जब आप निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा था कि जो अनुनाद की स्थिति होती है उसमें cos फाई की वैल्यू 1 होती है ना, याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, क्या बताया था कि जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में जो cos फाई की वैल्यू है, अभी बताए हैं cos फाई क्या होता है आपका, तो cos फाई की वैल्यू वहां पे था R बटा Z है ना, और अनुनाद की स्थिति जब होगी तो क्या हो जाएगा, Z बराबर R हो जाएगा। ठीक है ना, अनुनाद की अवस्था में क्या हो जाएगा, अनुनाद की स्थिति में Z बराबर R, तो cos फाई का मान क्या हो जाएगा, R बटा Z का मान R से R कैंसिल हो गया एक, तो फाई का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, cos फाई बराबर cos 0 डिग्री, और फाई का मान 0 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब है दोनों के बीच का कोण, जो अनुनाद की अवस्था में धारा I और विद्युत विभवांतर बल E के बीच का कोण कितना होता है भाई, तो 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना, मतलब दोनों एक ही दिशा में हो जाती है। वैसे भी ध्यान रखना है कि जो LCR सर्किट होता है वो भी थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं जिससे कि वो क्वेश्चन आता है उस तरीके से। तो LCR सर्किट में मान लेते हैं कि अगर इधर करंट है तो करंट की दिशा में जो वोल्टेज होता है वो रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज हमेशा करंट की दिशा में होता है। जो मतलब इसको ऐसे हम समझें कि अगर हमारे पास सर्किट है L, ठीक है ना, ये C है, इसको ध्यान रखिएगा, ये R है बता देते हैं यहाँ पे, और ये है आपका जो वोल्टेज आप लगाए E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी है ना, ये लगाए हैं। तो ये हो गया R, ये हो गया C, ये हो गया L। तो जब करंट इसके अंदर जाएगा तो करंट मल्टीप्लाइड बाय ये वोल्टेज होगा, इसका जो प्रतिबाधा है, तो यहाँ पे VL होता है इसके, यहाँ पे वोल्टेज VC होता है, यहाँ पे वोल्टेज VR होता है। तो जो करंट की दिशा है उसी दिशा में VR होता है, मतलब करंट की दिशा अगर इधर है तो VR भी इधर होगा। करंट की दिशा के पीछे चलता है, ठीक है ना, करंट से पीछे चलता है VC, करंट की दिशा अगर इधर है तो VC इधर होगा, 90 से पीछे चलता है, ये 90 डिग्री से, और ये करंट से आगे चलता है VL, करंट अगर इधर है तो VL आगे चलेगा, VL मतलब वोल्टेज जो है वो 90 से आगे चलता है। ठीक है ना, तभी तो मैंने कहा था कि LC जो सर्किट होता है वो उसके अंदर करंट की दिशा के परपेंडिकुलर वोल्टेज होता है इंडक्टर में, प्रेरकत्व में, और जो संधारित्र है उसमें, और इसी वजह से दोनों परपेंडिकुलर होने की वजह से जो उसके अंदर शक्ति जो है वो व्यय नहीं होता है, और इसलिए
एलसी में बहने वाली जो धारा है उसको वाटहीन करंट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। इसमें भी अगर आर को एकदम जीरो कर दिया जाए तो करंट वाटहीन हो जाएगा। तो ये ध्यान, यही मैं बताना चाह रहा था जो यहाँ पे बता दिया फिगर में। तो ये भी लागू हो गया। अब इसमें आर कहेगा नहीं तो आर को हटा दीजिएगा, अगर सी नहीं कहेगा तो सी को हटा दीजिएगा, तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे VL जो आपका आर है उससे VL आगे चलता है इस आई से, और VL जो आगे है होता है 90 से, ठीक है ना, और VC पीछे होता है 90 से। VC इधर होता है किससे, आई से, ठीक है ना। आई की दिशा में रेजिस्टेंस में करंट, रेजिस्टेंस जो होता है ये वाला, उसमें जो वोल्टेज होता है वो करंट की दिशा में होता है। करंट की दिशा से 90 डिग्री पे VL होता है, और ये आगे और ये पीछे होता है करंट की दिशा से, मतलब ये 90 डिग्री ये भी है। अब इन दोनों में कोई एक तो बड़ा छोटा होगा, ऐसा तो होता नहीं जनरली कि दोनों बराबर हो जाए। जो एक ही कंडीशन में होता है जब अनुनाद की स्थिति होगी। जब अनुनाद की स्थिति होगी तो VL बराबर VC, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो केवल ये रह जाएगा। तो देख रहा है आई और वोल्टेज की दिशा सेम हो गई ना। अगर ये दोनों VL बराबर VC हो जाए जो अनुनाद की स्थिति में होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। VL ऊपर है VC नीचे है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये ऊपर है तो प्लस, ये नीचे है तो माइनस, दोनों बराबर है तो खत्म हो जाएगा। मतलब केवल ये बच जाएगा ये वाला करंट की दिशा में वोल्टेज। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो किए थे वही तो किए थे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में ये और ये बराबर होता है, तो धारा तथा विद्युत विभवांतर बल के बीच कलांतर क्या होगा, तो दोनों तो सेम ही दिशा में है, तो कलांतर 0 आया था ना, फाई जो निकाला था मैंने। तो फिगर अगर आपको ध्यान है तो आप यहीं से बता सकते हैं कि कलांतर 0 होगा, ठीक है ना। नहीं तो ये जो होता है ये क्या कहते हैं LCR सर्किट में ऐसे होता है। और ये VL अगर बड़ा है VC छोटा है तो दोनों का जो क्या कहते हैं परिणामी हो जाएगा VL माइनस VC हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं VL माइनस VC। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है यदि VL बड़ा है VC से, कोई जरूरी नहीं है VC भी बड़ा होता है। अब ये मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट आ गया, तो ये VR हो गया और ये VL माइनस VC, इसी का परिणामी जो होता है ना, इस दोनों का परिणामी होता है, उसको E से संकेत करते हैं, ये E वाला। तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये VR स्क्वायर है ना, VR का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का रूट अंडर हो जाता है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन यहाँ है 27वां नंबर क्वेश्चन है। LCR परिपथ में VR 40 है ना, VL 90 है, VC 60 है, तो परिपथ में प्रयुक्त स्रोत की वोल्टता वही E बताइए। तो E बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से रूट अंडर VR का मान हो गया कितना 40 का होल स्क्वायर, अब प्लस VL का मान कितना है 90 माइनस VC का मान 60। अगर VC बड़ा देगा VL छोटा देगा तो इस फॉर्मूला में VC आगे कर देंगे VL पीछे कर देंगे, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये 90 का होल स्क्वायर हो गया तो हो गया कितना, यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ से हो गया E बराबर रूट अंडर 40 का 1600 हो गया, और ये 90 माइनस 60 300 का 900 हो गया, 2500 का मतलब रूट अंडर 50 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा 50 वोल्ट, ठीक है ना। तो 27 नंबर का 50 वोल्ट आंसर आएगा। तो आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। और इसके बाद हमने जो बताया आपको कि किस और तो क्वेश्चन जो प्रत्यावर्ती परिपथ में R का मान 25 ओम, L इतना है, V0 वोल्टेज इतना है, तो ओमेगा अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा का मान। अच्छा चलिए उसको बाद में करते हैं। इसके बाद 23 24 25 जो है ओमेगा L और ओमेगा C, ये तो ऑलरेडी बता दिया आपको पहले ही कि ओमेगा L जो होता है वो प्रतिबाधा होती है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देख रहे हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं कि R बराबर जो लिख रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, R बराबर जो लिख रहे हैं, देख रहे हैं Z बराबर क्या लिखते हैं, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये प्रतिबाधा अगर है तो इसमें प्रतिबाधा में कोई चीज जोड़ेंगे तो प्रतिबाधा ही होगा तभी तो जुटेगा। आप पढ़ेंगे 11th में कि समान पदों में समान पद को ही जोड़ते हैं, किलोग्राम में किलोग्राम को जोड़ेंगे, तो प्रतिबाधा में प्रतिबाधा को जोड़ेंगे। प्रतिबाधा स्क्वायर है तो भी प्रतिबाधा स्क्वायर होगा, मतलब ये प्रतिरोध है तो ये भी प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध होता है ओमेगा L, XL को तो बोलते हैं ओमेगा L,
तो ये प्रतिरोध होता है, सही में प्रतिबाधा बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं, लेकिन प्रतिरोध ही है। तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, ओम, जिसको आप इस तरीके से भी लिखते हैं। उसी तरीके से XC क्या होता है, 1/ओमेगा C होता है। तो ये भी तो वही चीज है, एक्सएल में XC को माइनस कर रही है, अगर प्रतिरोध है तो भी तो प्रतिरोध ही होगा, तो ये भी ओम ही होता है इसका मात्रक, ठीक है ना। तो ये इकाई क्या होती है, तो ओम होती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब आता है आपका किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर वाला। तो ट्रांसफार्मर जो है उससे लास्ट जो है आपका ट्रांसफार्मर में ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें इस तरीके से ये जो है ना आयरन का ये लोहे का ये बना रहता है, और इसके ऊपर इस तरीके से लपेटा रहता है, ठीक है ना, ये लपेटा रहता है, और इसके ऊपर भी लपेटा रहता है, ठीक है ना, मैंने इस तरीके से इस पे लपेटा रहता है। यहाँ पे आउटपुट मिलता है, इसको कह सकते हैं आउटपुट, मतलब जो निर्गत बोलते हैं, आउटपुट का मतलब निर्गत, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हम इनपुट देते हैं, कहने का मतलब है, इसको और इस तरीके से बता दें तो अगर है ना टर्निंग होती है, तो ये इसको कहते हैं इनपुट, मतलब निवेशी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं इनपुट और इसको बोलते हैं आउटपुट, निर्गत। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्निंग N1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्निंग मतलब फेरों की संख्या, ये जो लपेटों की संख्या है ना वो N1 है, यहाँ N2 है। तो ये अगर ये जो इसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना, द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी कॉइल। इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल, ठीक है ना, इसका नाम है प्राथमिक कुंडली। तो इसमें लपेटों की संख्या ये होती है ना। यहाँ तो लपेटों की संख्या ये जो है, इसको प्राइमरी है तो मान लेते हैं इसको NP मान लेते हैं, इसको NS मान लेते हैं, है ना। सेकेंडरी, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, इसको प्राइमरी बोलते हैं। तो अगर NS का मान ग्रेटर है NP से, मतलब मान लीजिए कि जो सेकेंडरी है उसमें लपेटों की संख्या ज्यादा है, जैसे इसके अंदर लपेटा हमने कॉपर का वायर लपेटा तांबे का, ये 100 है, इसमें है 20 है, तो इसमें कम हुआ इसमें ज्यादा हुआ। अगर NS बड़ा है तो इसको कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और अगर NS में जो लपेटों की संख्या है वो कम है NP से, तब इसको कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। एकदम क्लियर है, इसी से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको यहां से जवाब पहला का तो मिल गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक में N1 है, द्वितीयक में N2 है, तो N2 ग्रेटर देन N1 होना चाहिए। संबंध यही होगा, क्रमशः N1 तथा N2 फेरे हैं, तो N2 बड़ा होगा तब ना ऊंचाई होगा, अपचाई होगा तब N1 बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है ऊंचाई, अब यहाँ पे इसमें भी करंट होता है, जब यहाँ से करंट देंगे तो इसमें भी करंट होता है, इसमें भी वोल्टेज होता है, तो इसका करंट को मान लेते हैं IP और यहाँ वोल्टेज VP, और यहाँ का वोल्टेज को मान लेते हैं VS, करंट मान लेते हैं IS। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को ज्यादा कर देता है, ठीक है ना। ऊंचाई जो होता है ये क्या करता है, वोल्टेज को ज्यादा करता है, ठीक है ना। तो ऊंचाई, अपचाई नहीं, ऊंचाई की बात कर रहे हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर वोल्टेज बढ़ा देता है, ये VS बड़ा होता है VP से, NS बड़ा होता है NP से, लेकिन करंट जो होता है वो छोटा होता है, IS छोटा होता है IP से। तो करंट केवल कम होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्निंग ज्यादा होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा ऊंचाई में। और अपचाई में इसका उल्टा होता है, तो ये ऊंचाई के लिए, अपचाई के लिए, ठीक है ना, अपचाई के लिए VS का मान VP से छोटा होता है, ठीक है ना, उल्टा इसका, NS का मान NP से छोटा होता है, और IS का मान ग्रेटर होता है IP से,
तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को ज्यादा कर देता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर ऊंचा कर देता है, ऊंचाई माने ऊंचा कर देता है, जिसको स्टेप अप कहते हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ा देता है तो करंट घट जाता है। इसलिए क्योंकि ऊर्जा सेम रहनी चाहिए, V गुना आई तो शक्ति होता है, तो ऊर्जा तो सेम होगा, ऊर्जा कहाँ से लइएगा, तो V गुना आई सेम रहता है, इसलिए वोल्टेज अगर बढ़ता है तो करंट यहाँ का घट जाता है, ठीक है ना। और वो तब होता है जब इसके फेरों की संख्या कम होती है, इसके फेरों की संख्या ज्यादा होती है, तभी ऐसा संभव होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें संबंध जो आता है वो संबंध भी ध्यान रखना है, ये आता है VS बटा VP बराबर NS बटा NP बराबर IP बटा IS, उल्टा करंट वाला केवल उल्टा, ये सीधा VS बटा VP बराबर NS बटा NP बराबर IP बटा IS। एक इससे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कहेगा कि द्वितीयक कुंडली में इतना लपेटा है, प्राइमरी में इतना लपेटा है, और जो प्राइमरी का जो वोल्टेज है मतलब निवेशी वोल्टेज, प्राइमरी का वोल्टेज मतलब निवेशी वोल्टेज इतना है, तो बताइए निर्गत वोल्टेज कितना होगा, मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, तो इसको आप VS कह सकते हैं, यहाँ पे आप VP कह सकते हैं। एकदम ध्यान रखिएगा एक समझने के लिए, और क्वेश्चन कहेगा तो सारा निकल जाएगा इससे, ठीक है ना, ये भी रिलेशन ध्यान रखना आपको। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्या प्राप्त होता है, तो बता दिए ये प्राप्त होता है आपका ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली के धारा वोल्टेज तथा फेरों की संख्या के बीच क्या संबंध होता है, ये भी बता दिए आपको, ये वाला संबंध होता है। अब एक क्वेश्चन रह गया आपका जो क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। किसी प्रत्यावर्ती परिवर्त में R बराबर 25, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 25 ओम है, L बराबर 1 मिली हेनरी है, मतलब 1 इंटू 10 के पावर माइनस 3, मिली को हेनरी में बदल दिया, मिली का मतलब 10 के पावर माइनस 3। V नॉट बराबर कह रहा है 50 वोल्ट, ठीक है ना, तो कह रहा है तथा ओमेगा बराबर 100 हर्ट्ज है, तो कह रहा अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा का मान ओमेगा, जो अनुनाद की स्थिति जब बोलेंगे तो क्या होता है, ओमेगा L बराबर ओमेगा C, ओमेगा सॉरी XL बराबर XC, मतलब ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC होता है, एन होता है। तो यहाँ से C का मान निकाल लीजिए, C का मान निकल जाएगा कितना, यहाँ C ऊपर कर दीजिए, 1/ओमेगा स्क्वायर L हो जाएगा, 1/ओमेगा का मान 100 है तो 100 रख दीजिए, L का मान 1 गुना 10 पे पावर माइनस 3, यहाँ पे हेनरी हो गया। तो ये हो गया 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुना 100, और 10 पे पावर माइनस 3 को ऊपर लेके चले जाइए, 10 पे पावर 3, तो 2 जीरो से और एक 3 जीरो से कट गया, तो ये आ गया C का मान 0.1, ठीक है ना, यहाँ पे फैराड आता है, -3 हो जाएगा, हाँ तो मिली हेनरी दिया है तो ये भाई फैराड हो जाएगा, C बराबर इतना आ रहा है फैराड, माइक्रो फैराड वैसे होना चाहिए था लेकिन ये फैराड में आ रहा है, मिली हेनरी है तो 1C ओमेगा स्क्वायर बराबर LC, C का मान निकालना है 1/L, तो ये ठीक ही लिखा है, ओमेगा का मान 100 हर्ट्ज है तो 100 का स्क्वायर सही तो है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस में, तो ठीक ही है, तो C का मान ये हो गया। अब कह रहा अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा का मान, अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है बताइए, तो ऐसे तो इसकी जरूरत ही नहीं है, अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा का मान आपको पता है, क्या कहते हैं I बराबर I नॉट बराबर E नॉट या V नॉट, है ना, V नॉट दिया हुआ ही है, V नॉट बाई बटा R हो जाएगा ना, कि V नॉट बटा Z ऐसे होता है, लेकिन अनुनाद की स्थिति में V नॉट बटा R हो गया वो, क्योंकि ओमेगा L बराबर ओमेगा C है, तो ये तो अभी पढ़े थे, तो V नॉट हो गया 50 और R का मान हो गया 25, तो ये 2 एम्पियर हो गया, ये तो सिंपल है, इसको ये सब निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
तो अनुनाद की स्थिति में जो होता है प्रवाहित धारा का मान वो कितना होता है होगा, इससे निकालेंगे तो 2 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये निकालिएगा तो अपने आप आ जाएगा, शायद यही आना चाहिए मेरे हिसाब से आई का मान, ठीक ना। ओमेगा एल बराबर ओमेगा अनुनाद की स्थिति में तो होना ही चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन थे, 28 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब कोई दूसरा चैप्टर करेंगे, तो ये आपका 28 क्वेश्चन है। इसमें ये ध्यान खाली रखिएगा, यहाँ पे ये जो अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा जो है, ये प्रवाहित धारा का ये शिखर मान है, क्योंकि आई नॉट को शिखर मान हमने आपको बताया था, अनुनाद की स्थिति में जो महत्तम मान है वो है शिखर मान है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कह देगा कभी कभी आभासी मान या क्या कहते हैं उसका जो है आरएमएस वैल्यू, IRMS को आभासी मान कहते हैं, या माध्य वर्ग मूल माध्यमान बोलते हैं, है ना। तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, तो आई नॉट बटा रूट 2। तो ये तो 2 आया ही था, 2 एम्पियर लिखे हैं यहाँ पे, ये 2 एम्पियर 50/25 हो जाएगा, 2 एम्पियर ए से संकेत करते हैं, तो 2 बटा रूट 2 हो जाएगा, तो रूट 2 एम्पियर हो जाएगा। तो ये IRMS की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा का शिखरतम मान ये होगा, और जो आभासी मान होगा ये होगा, ठीक है ना। ऐसे धारा कोई भी अगर बहती है तो उसका क्या कहते हैं, ऐसे तो RMS वैल्यू ही बोला जाता है। अगर इसमें अगर आप क्या कहते हैं कोई आमीटर लगा करके मापिएगा, तो आमीटर कभी कभी ये भी पूछता है कि आमीटर से मापेंगे तो कौन सी वैल्यू हमको मिलेगी, तो आमीटर से जब भी वैल्यू मिलती है तो RMS वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। तो आमीटर या वोल्ट मीटर, आमीटर करंट नापता है, आपको पता है करंट मापक यंत्र होता है, धारा मापक यंत्र होता है। ये आमीटर जब भी होता है धारा मापता है, मापक होता है, ये जब भी मापता है तो IRMS वैल्यू मापता है, ध्यान रखना है। उसी तरीके से आपका वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मापता है ना, वोल्टेज मापक होता है, ये भी जब भी मापेगा सर्किट से तो भी आभासी मान RMS वैल्यू मापता है। वो ऑलरेडी बताएं RMS वैल्यू क्या होता है। तो IRMS तो पढ़े ही थे कि IRMS क्या होता है, तो शिखर मान का रूट 2, और ERMS जो होता है मतलब वोल्टेज का RMS वैल्यू क्या होता है, तो शिखर मान का रूट 2 से भाग दे देते हैं तब निकल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरे चक्र में जब हम निकालते हैं तो RMS मान निकालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप इसका अध्ययन करिए मन लगा करके, ठीक है।